देखो ये दो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ये जेईई मेन ऑनलाइन में आए हुए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। 13 में आपसे कह रहा है एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120 नॉट एट डिस्कवर्ड विल बी n। ठीक है, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 120 दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा होता है ये वो एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग करेगा। क्या वो ट्रांजिशन मेटल होगा, या फिर वो एल्कली मेटल होगा, या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल होना चाहिए, या इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, बताइए। एल्कलाइन अर्थ। एटॉमिक नंबर 120 दिया हुआ है, सेकेंड ग्रुप है ना, और सेकेंड ग्रुप किसका होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या लॉजिक लगाया बताओ भाई। -100 -18 बहुत बढ़िया। तो 100 से एबव अगर है एटॉमिक नंबर, ठीक है, वैसे तो 102 से ज्यादा होना चाहिए, 102 से ग्रेटर होना चाहिए, तो उसमें आप सीधे क्या करिए 100 माइनस कर दिए, तो ये पहले तो 20 आएगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप ही 18 होते हैं, तो फिर 18 माइनस कर दिए तो बचेगा आपका सेकेंड। इससे आपको सीधे ग्रुप मिल जाएगा उससे, है ना। इसका मतलब ये पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, और सेकेंड ग्रुप होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। इससे हम लोगों को क्लियर हो रहा है कि ये एक एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, है। अच्छा, ये नीचे वाला भी करना है भाई, दोनों करते हैं। थर्ड नंबर वाला देखो, थर्ड में भी आपसे एक एलिमेंट का लॉन्ग फॉर्म के टेबल में उसने वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है 5s2 5p4। अब आपसे पूछ रहा बताइए किस ग्रुप को किस पीरियड को बिलोंग करता है। पीरियड क्या होगा, वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन है पीरियड। पी में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 10 प्लस ns के इलेक्ट्रॉन प्लस sp के, तो कितना आ रहा है 16 है ना, डी वाला है, गुड। तो सीधे हम लोग आंसर दे सकते हैं। इसका अगर वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो इस तरह का ns2np4 टाइप का, तो n यहाँ पे पीरियड होगा, ठीक है। n यहाँ पे अगर देखा जाए 5 है, तो इसको भी उसने दिया हम लोग को 5s2 5p4, है ना। उसने हम लोग को दे दिया है, उसकी वैलेंस सेल फिफ्थ सेल है, और फिफ्थ सेल वैलेंस सेल है, मतलब उसका पीरियड कितना हो गया, फिफ्थ हो गया। ग्रुप नंबर के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस ब्लॉक का है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसे में जा रहा है, तो p ब्लॉक है, तो p ब्लॉक में ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रुप नंबर इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस np ऑर्बिटल में 4, तो टोटल सम करने पे ग्रुप आ जाएगा, सही बताया ना, तो ग्रुप 16 पीरियड का। ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, देखो ये देखो ये फॉर्मूला है, हाँ देखो बताता हूँ, ये फॉर्मूला है पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, ये फॉर्मूला होता है ग्रुप नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns ऑर्बिटल, है ना, एज वेल एज np ऑर्बिटल, ठीक है, वही फॉर्मूला हमने लगाया। अच्छा हाँ, एफ ब्लॉक के लिए जैसे कह रहा हूँ, तो एफ ब्लॉक में एक्चुअली 2 सीरीज होती है, लैंथेनाइट एक्टिनाइट, ठीक है। जो लैंथेनाइट होते हैं वो एटॉमिक नंबर 58 to 71, ये एलिमेंट लैंथेनाइट्स होते हैं, और बेटा लैंथेनाइट जितने भी हैं, लैंथेनाइट का ग्रुप और पीरियड वही माना जाता है जो लैंथेनम का होता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि लैंथेनाइट्स को सेपरेट कर दिया है, उनको आपने पीरियोडिक टेबल में रखा ही नहीं है ना। देखा जाए तो लैंथेनाइट एक्टिनाइट तो पीरियोडिक टेबल का पार्ट ही नहीं है ना।
जैसे देखो ये पूरा लैंथेनाइड में जो 14 एटम है ये पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल दिए हैं। अब इनका ग्रुप नंबर क्या बताया जाए, है ना? तो इनके लिए ये कंसीडर कर लिया जाता है, इनके लिए ये कंसीडर किया जाता है कि लैंथेनम से स्टार्ट होता है, लैंथेनम के आगे वाले एलिमेंट लैंथेनाइड सीरीज को बिलोंग करते हैं। तो जो एलिमेंट उनके पेरेंट एटम का होता है, जो ग्रुप नंबर और जो पीरियड नंबर उस लैंथेनम का होता है, वही पूरे लैंथेनाइड के 14 एलिमेंट का कंसीडर कर लिया जाता है। लैंथेनम का खुद का ग्रुप नंबर क्या है, थर्ड, और पीरियड नंबर 6। इसका मतलब ये जितने भी लैंथेनाइड थे इनमें कोई भी आपको पिक करके उठा के दे दे, एटॉमिक नंबर 58 to 71 आप याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर से रिकॉल करना इजी रहेगा आपके लिए। तो आप बोल दीजिएगा उसका ग्रुप नंबर क्या है, थर्ड है ना, और पीरियड 6 है। हाँ ये एक्चुअली थ्योरेटिकली कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी सेम होगी ये कहना सही नहीं है। ये चीज, ये पॉइंट यहाँ पे प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अगर कभी आपसे थ्योरेटिकली केवल लैंथेनाइड्स या एक्टिनाइड का ग्रुप नंबर पीरियड नंबर पूछ दिया जाए तो हम लोग इस तरह से आंसर दे देते हैं, ठीक है। और ऐसे एक्टिनाइड का ग्रुप नंबर पीरियड नंबर वही होता है जो एक्टिनियम का होता है, क्योंकि एक्टिनियम के आगे वाले जो एलिमेंट है वो बैठे हुए हैं एक्टिनाइड, है ना। तो एक्टिनियम का अपना खुद का ग्रुप नंबर 30 है बट पीरियड नंबर 7 है। इसका मतलब एक्टिनाइड्स के जो 14 एलिमेंट है फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम, इन सभी का ग्रुप नंबर 3 हो जाएगा, पीरियड नंबर 7 हो जाएगा, है ना। क्लियर? उनके लिए कोई फॉर्मूला आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, ठीक, क्लियर है? हाँ लेकिन ब्लॉक है, लैंथेनाइड का ब्लॉक एफ होगा, ग्रुप नंबर लैंथेनाइड का वही होगा जो लैंथेनम का है ना। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है लैंथेनाइड का ग्रुप नंबर 3, पीरियड 6, ब्लॉक है। बट एक्टिनाइड में कोई भी आपको दे दिया जाए उन सभी का ग्रुप नंबर तो 3 ही रहेगा, है ना, क्योंकि एक्टिनियम ग्रुप 3 में बैठा होगा, लेकिन पीरियड उसका 7 है, ब्लॉक है, ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरह से हम लोग बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का ग्रुप ब्लॉक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेड इफेक्टिव। आओ बेटा, आज हमारा बंधु नहीं दिख रहा है, अकेले, हाँ? अच्छा ऊपर और ठीक है, हाँ बताओ। हाँ क्या थी बुक? नहीं मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तो हाँ ऐसे नहीं, उसके साथ जो जेडीबी की बात कर रही थी, एनओसी की बात कर रही थी। हाँ 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 ना ना, एक साल में कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, मतलब 21 वाली भी मिल रही है और कम रेट में मिलती तो ले लो। हाँ ठीक, कोई, क्योंकि कुछ एक साल में कोई एक दो क्वेश्चन भले एक दो ऐड कर देते होंगे, अदरवाइज हमें नहीं लगता कि कोई ऐड होगा भी, तो कुछ करेक्शन इसमें होगा नीचे। अच्छा ठीक है, क्लियर है, चलिए फिर आगे। अब इसके अगला टॉपिक है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि आगे जितनी भी अब हम लोग पढ़ने जाएंगे इसके आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक्चुअली जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है, एटम के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। उसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि जेड इफेक्टिव होता क्या है, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। जेड एटॉमिक नंबर,
हाँ जेड अलग है और ई डबल एफ उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जेड इफेक्टिव इसको बोलते हैं, ठीक है, वो उसके सबस्क्रिप्ट में लिखिएगा नीचे। अब देखिए जेड इफेक्टिव होता क्या है इसको समझिए। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है पहले देख लीजिए। द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज experienced by an electron in the multi-electronic species multi-electronic atom is called effective nuclear charge। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। देखो क्या कह रही है इसकी डेफिनेशन, बोलते हैं कि अगर किसी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम की हम लोग बात करें, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम का क्या मतलब, जिसमें दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर दो या दो से ज्यादा हो, ऑब्वियस उसके बाद दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे केस में, तो ऐसे एलिमेंट ऐसे एटम को हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम कहते हैं। ठीक है, और उस मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम में उसकी जो वैलेंस सेल है ना, देखो उसको नीचे डायग्राम से थोड़ा समझना ज्यादा बेटा रहेगा। तो उस मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम में जो उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे रिड्यूस्ड हो जाता है, और रिड्यूस्ड होने के बाद जितना वो फाइनली रह जाता है वही उस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम में उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जितना रिड्यूस्ड चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है, वही चार्ज उसका क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। सिग्मा सिग्मा, हाँ, तो ये फॉर्मूला है जेड इफेक्टिव निकालने का, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। ठीक है, जेड एक्चुअल उस एटम का एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होगा, और सिग्मा यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसके दो तीन नाम और हैं, इसको सील्डिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, या इसी को स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। ये जो थ्योरी है स्लेटर रूल के नाम से भी पढ़ेंगे भी हम लोग एक रूल, तो इस सिग्मा को स्लेटर कांस्टेंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लो, फिर जो समझने वाली बात है फिर वो तब समझ में आएगा डायग्राम जब देखोगे। हाँ, स्केलिंग कांस्टेंट स्केलिंग इफेक्ट से ही निकलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसका मतलब पहले समझो, क्योंकि इसमें सब बेसिक बात जो समझने वाली है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा एटम आपको दिखाया गया है, ये वाला, ठीक है, इसको अच्छा इसमें भी समझ लो। देखो पहले ये वाला केस, जैसे मान लो कोई एटम है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम हम लोग पढ़ा रहे थे बोर मॉडल में, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग बोलते थे कि जैसे हाइड्रोजन एटम है तो उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में कुछ मान लो प्रोटॉन है, कुछ जेड प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियर का चार्ज कितना हो जाएगा, जेड इनटू ई हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस का। अब उसकी वैलेंस सेल में वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता था, वो तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की बात होती थी बोर मॉडल में। तो उस एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा एक्चुअली न्यूक्लियस का, वो जितना उस पे चार्ज है न्यूक्लियस का, जेडी चार्ज, जेडी चार्ज के रिस्पेक्ट में ही इस पे फोर्स लग रहा होगा, है ना। क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूला लगाते, जब याद करो हम लोग कूलॉम्स लॉ लगाते थे, तो Fa बराबर क्या लिखते थे, के जेडी ई अपॉन आर स्क्वायर। तो वहां पे न्यूक्लियस का जो पूरा पूरा चार्ज लेते थे वो जेड इनटू ई लेते थे, क्योंकि न्यूक्लियस का पूरे जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलके इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे होंगे, है ना। इसके न्यूक्लियस में हम लोग जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो वो पूरा पूरा मिलके एक इलेक्ट्रॉन को भीतर खींच रहे होंगे, पुल कर रहे होंगे। मतलब जितना उस पे एक्चुअल चार्ज लगना, जितना फोर्स एक्चुअली लगना चाहिए उतना ही उस पे लग भी रहा होता है, इसमें हाइड्रोजन एंड हाइड्रोलाइक स्पेसीज में। लेकिन ये बात मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होती है, वहां पे सिचुएशन कुछ और होती है। जैसे ये बड़े वाले डायग्राम में आपको देखना है, इसमें ये दिखाया गया है कि एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, ठीक है, इसमें ये इसका न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया है, और ये बेटा इसकी पहली सेल है, फर्स्ट सेल है ना, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी सेकंड सेल है, ये इसकी थर्ड सेल है ना। ऐसे ही ये लास्ट वाली जो सेल है वो उसकी वैलेंस है, वैलेंस सेल को हम लोग nth सेल भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग उल्टा देखें तो ये वैलेंस सेल है तो nth सेल है, तो वैलेंस सेल से जस्ट पहले वाली सेल क्या हो जाएगी, n-1।
है ना, पेनाल्टीमेट सेल भी इसे बोलते हैं। और n-1 के जस्ट पहले वाली सेल को बोलेंगे n-2 इनर पेनाल्टीमेट सेल, ऐसे ही आप n-3 समथिंग बोल सकते हो। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग को मतलब है वो सबसे वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये देखो, ये जो बंदा है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो हम अगर इस इलेक्ट्रॉन पे देखें कि कितना फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस का, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे आप देखेंगे तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, नो डाउट, ठीक है। और न्यूक्लियस में मान लो कुछ जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या उस पे एक्चुअली उतना ही फोर्स लग पा रहा होगा? न्यूक्लियस लगा तो पूरा है जेड फोर्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन वो फोर्स पूरा पूरा वहां पे पहुंच नहीं पाता है। कहने का मतलब ये जितना फोर्स लगना चाहिए उतना लग नहीं पाता है उस इलेक्ट्रॉन पे, उसका काफी परसेंट फोर्स फिल्टर हो जाता है। क्या क्यों कम हो जाता है, क्यों फिल्टर हो जाता है? उसका रीजन ये है कि देखो उसकी इस nth सेल में मान लो कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, है ना। और ये रिपल्शन फोर्स इस अट्रैक्शन फोर्स को थोड़ा सा क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। अच्छा, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन तो रिपेल कर ही रहे होंगे, जो उसकी पेनाल्टीमेट सेल के कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, ये भी इसको रिपेल कर रहे होंगे, और इस रिपल्शन की वजह से उसका अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक हो रहा होगा। इसके साथ साथ जो और ज्यादा इनर सेल है, इनर पेनाल्टीमेट सेल n-2 वाली सेल, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो भी उसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, है ना। तो अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रॉन पे देखा जाए तो काफी ज्यादा रिपल्शन लग रहा होगा इनर सेल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिस्पेक्ट में, उस पे रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा। और वो सारा रिपल्शन फोर्स अगर हम लोग फाइनली बोलते हैं कि वो सारा रिपल्शन फोर्स कितना है, उसका नेट रिजल्टेंट सिग्मा है। पर न्यूक्लियस का कितना फोर्स लग रहा है, वो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, तो एक्चुअली वो कितना लग पा रहा होगा, तो वो जेड माइनस ई सिग्मा ही लग पा रहा होगा। अच्छा, सिग्मा कभी जेड से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाए, तब तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, है ना। लेकिन वो अगर उस एटम की वैलेंस सेल में बना हुआ है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो एक्चुअली उस एटम पे जो इफेक्टिव फोर्स लग रहा होगा वो उसके एक्चुअल चार्ज माइनस जो रिड्यूस चार्ज है, उसको सिग्मा यहाँ बोल दिया मैंने, उसके डिफरेंस के क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, वो एक्चुअली हर एक इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट है, मतलब उसकी ns सेल के इलेक्ट्रॉन जो रिपेल कर रहे हैं प्लस n-1 से के प्लस वो सारा जोड़ते चले जाओ, है ना, तो वो नेट में सिग्मा है, और वो रिजल्टेंट इनर सेल का। हाँ हाँ बिल्कुल लगेगा, मतलब ये जैसे यहाँ पे हमने टेस्ट इलेक्ट्रॉन किसको लिया है, वेल, तो हम लोग सारा फोकस उसी को कर रहे हैं, हम लोग नेट फोर्स उसको निकाल रहे हैं। लेकिन जैसे आप कहो कि सर इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, तो इस पे भी इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसकी जो इनर सेल है ना, उनके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की वजह से लगेगा। मतलब n-1 सेल में जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये n-1 सेल में इन पे जो इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स लगेगा, मतलब इसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका लगेगा, प्लस n-2 सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका लगेगा, n-3 वालों का लगेगा। हाँ, आउटर क्यों लगेगा, क्योंकि आउटर वाले का इनर पे नहीं लगेगा, कंसीडर किया इसको एज ए इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट इसीलिए बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब कि जो बाहर वाली सेल है वैलेंस सेल और न्यूक्लियस, उसके बीच में जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर करो, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। मतलब हर सेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ परसेंटेज में फोर्स को क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। मतलब वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो अंदर वाली सेल है वो पर्दे की तरह काम कर रही है ना, तो फोर्स वो छन छन के जा रहा है। पहला फोर्स पहली सेल से थोड़ा सा कम हुआ, फिर अगली सेल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से थोड़ा सा फिल्टर हो गया, फिर अगली सेल से और फिल्टर हो गया, तो जितना पहुंचना चाहिए उससे बहुत कम पहुंच पा रहा है ना। ये जो अंदर वाली सेल की इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक तरह से स्क्रीन का काम, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एज ए स्क्रीन वर्क कर रहा है, और वो वैलेंस सेल पे लगने वाले फोर्स को स्क्रीन कर रहा है, कम कर रहा है।
और कितना कम कर रहा है, इसको हम लोग अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल दे, मान लो सिग्मा मैग्नीट्यूड से कम कर रहा है और लगना चाहिए एक्चुअली जेड, तो फाइनली लग कितना पा रहा है, वो लग पा रहा है जेड इफेक्टिव के बराबर। बोलो भाई, है ना? ये फोर्स, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आई बात समझ? अच्छा, कोई इसका मुझे जो समझाओ क्या समझ में आया? कौन बताएगा? जितना मैंने बताया उसी को आपको सिंपल शब्दों में समझाना है। आप बताओ जरा। हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाओ किसी को। हाँ हाँ, सही जा रहा हूँ। एक्चुअल फोर्स में क्या माइनस कर देंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, है ना? और स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्यों माइनस कर रहे हैं? बोलो भाई, सही बता रहे हो? तुम बताओ। हाँ, इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिपल्शन की वजह से, है ना? जो फोर्स एक्चुअली इस पे लगना चाहिए उससे कुछ कम परसेंट में भी लग पा रहा हो, जितना फाइनली लग रहा है वही उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, मतलब उसका न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हो गया। तो जब ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब खुद को समझ में आया है? अच्छा, देखो इसमें ये समझना है कि देखो लॉजिक ये है कि जैसे मैं न्यूक्लियस हूँ, आप इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये जनता नहीं है, मान लो हाइड्रोजन एटम है ना? तो न्यूक्लियस पे जो प्रोटॉन है वो पूरा पूरा फोर्स तुम्हें पे लगाएगा, मतलब आप इलेक्ट्रॉन है तो आप पे फोर्स लग रहा होगा, न्यूक्लियस का 100% फोर्स आप पे लग रहा है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेस में ऐसा नहीं है कि आप और हमारे बीच में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, एक सेल फिर दूसरी सेल, ऐसे बीच में मान लो कि वैलेंस सेल आ रहे हैं, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो वो क्या रहा होगा कि मैं तो आपको पुल कर रहा हूँ, मैं तो आपको पुल कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी तरफ, ठीक है, लेकिन आप पे और भी फोर्स लग रहे हैं, ये आपका पड़ोसी आपको रिपेल मार रहा है, उसके आगे वाले बच्चे भी आपको रिपेल मार रहे हैं। तो जो मोर मेरा अट्रैक्टिव फोर्स है और इनका मिला के रिपल्सिव फोर्स है, वो मेरे अट्रैक्टिव फोर्स को कम कर देगा। फिजिक्स की लाइन में सोचो, एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, ये सब मिला के 6 न्यूटन का लगा दे रहा है, तो तुम पे ओवरऑल कितना लग रहा है? 4 न्यूटन का। वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कम हो गया ना फोर्स। अगर ये जनता ना होती तो पूरा पूरा 10 न्यूटन लगता तुम्हारे ऊपर, ठीक है? वही कहानी है यार। चलो अच्छा, क्लियर हो गया? अब देखो, अब यहाँ पे एक रूल पढ़ते हैं हम लोग, स्लेटर रूल के नाम से। इन्होंने स्लेटर, इन्होंने ही बताया था ये सबसे पहले कि ऐसा कुछ होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम, ठीक है? फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है सिग्मा, जिसको अपन लोग बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है थ्योरेटिकली, और उसकी वैल्यू को निकालने के लिए उन्होंने टेबल, ये टेबल बताया कि इस टेबल की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है? इसमें देखो टेबल क्या है, देखो ये सिग्मा की वैल्यूज लिखी गई है पर इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा लिख लीजिएगा, पर इलेक्ट्रॉन ये सिग्मा की वैल्यूज जो लिखी गई है एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में दी है टेबल। देखो उनका कहना था कि जब भी एस या पी, एस या पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पे हम लोग देख रहे होंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना? तो उस केस में nth सेल के जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दे रहे होंगे पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, तो सिग्मा की वैल्यू होगी वो 0.35, ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वैलेंस सेल में, s या p में प्रेजेंट है ना? मतलब s और p ब्लॉक एलिमेंट के लिए बोल सकते हैं कि अगर एलिमेंट s और p ब्लॉक है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन s और p में ही होगा किसी में, और उसके वैलेंस सेल के दूसरे इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन 0.35 से सिग्मा मतलब लगा रहा होगा, ठीक है? लेकिन उसके जो इनर n-1 सेल के इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में सिग्मा उसका होगा 0.85, थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है? और अंदर वाली जो सेल है, मतलब n-2 या उसके भी और अंदर वाली n-3, उसको मैंने लिख दिया n-2 ऑनवर्ड, उन सब के लिए सिग्मा 1 हो जाता है,
फिर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में हम लोग इसी तरह से लेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे नहीं, लेकिन इसी टेबल का डेटा यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डी एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो nth सेल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिस्पेक्ट में सिग्मा की वैल्यू होगी 0.35, बट आगे वाली जितनी भी सेल है n-1 n-2 ऑनवर्ड्स, उन सभी के रिस्पेक्ट में 1 ही कर लेंगे, है ना। ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है डी और बाकी nth सेल में तो सेम ही है सिग्मा। n सेल में ऊपर वाले में 0.85 और नीचे df में वो 1 है, और n-2 सब में तो फिर 1 ही है, फिर वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस टेबल को यूज करके हम लोग सिग्मा निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको बना लीजिए पहले, क्योंकि अभी क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये डेटा हम लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना, इसको हम लोग यूज करेंगे सिग्मा के कैलकुलेशन। सर जब हाँ बोलो बेटा। सर जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है तो उसका इसी चीज से कोई रिलेशन होता है? देखो पोटेंशियल निगेटिव आने का मीनिंग ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक बाइंड सिस्टम का पार्ट है। पोटेंशियल निगेटिव आने का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल निगेटिव आती है, इट मींस इलेक्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ बाइंड सिस्टम, वो न्यूक्लियस के बाइंडिंग फील्ड में है ना, मतलब उस पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। यस सर। है ना। अच्छा, अब कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक है। सिग्मा या जेड इफेक्टिव किसी की बात करें तो उसके लिए क्या तरीका है कि पहले तो हम लोग क्या करेंगे, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एज फॉलो। पहले जिस भी एलिमेंट का हमें निकालना होगा सिग्मा, पहले हम लोग उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन किस रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, अबाउट दिस है ना, 1s2 2s2 2s6 कर देंगे, ठीक है। फिर उसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज कर देंगे कैसे, पहले हम लोग फर्स्ट सेल के ऑर्बिटल को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड सेल के दो ऑर्बिटल उनको एक जगह कलेक्ट करके लिखेंगे, और उनके इलेक्ट्रॉन जैसे s में 2 है, p में 6 है, तो पूरा पूरा 8 लिख देंगे टोटल, मतलब इससे पता जाएगा कि सेकंड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ठीक है। ऐसे थर्ड सेल के कितने भी ऑर्बिटल है ना, उनके टोटल इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, sp d मिला के टोटल। ऐसे ही अगर फोर्थ सेल तक जा रहा है तो फोर्थ सेल के चारों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन टोटल लिखते हैं, मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर देखो कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ सोडियम, सोडियम कैसे निकाल के देखते हैं। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि सोडियम के हम लोग किस इलेक्ट्रॉन पे निकालने जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही निकालना होता है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल को बिलोंग कर रहा है, s ऑर्बिटल को। इसका मतलब हमें टेबल में ये s ऑर्बिटल वाली ये वैल्यूज देखनी है, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल को बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम लोग को ये वाली वैल्यूज लेनी है, ये वाली वैल्यूज मत लेना सोडियम के केस, ठीक है। बोलो भाई, अब देखो, अब इसको मैंने वैसे ही अरेंज कर दिया कि पहले इसको वैसे ही आप अरेंज कर दो कि पहले वैलेंस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर 2s और 2p मिला के कितने लिख दो, पूरे 8, और 3s में तो बस एक ही है, ठीक है। अब ये बताओ इसमें nth सेल किसको कहें, nth सेल थर्ड सेल होगी, सोडियम एटम में थर्ड nth सेल थर्ड होगी, तो n-1 सेल कौन सी हो जाएगी, सेकंड सेल होगा, है ना, और n-2 सेल फर्स्ट सेल होगा, ठीक है ना। अब देखो nth सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन हम लोग मान लेंगे टेस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तो एक इलेक्ट्रॉन को तो टेस्ट मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी पे तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि कितना फोर्स लग रहा है तो। अच्छा, लेकिन वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने जो बना दिया कि थर्ड सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वही हमारा क्या हो गया, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब nth सेल के रिस्पेक्ट में सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो इसको रिपेल करे।
अगर सपोज मान लो ये N3H2 होता है, एक सेकंड मान लो कि मैग्नीशियम होता है 3H2 होता है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन में एक को मैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लेता, तो उसकी सेकंड सेल में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन बचता वो उसको रिपेल मारता और उसके रिस्पेक्ट में ले लेते 1 × 0.35, क्योंकि वैलेंस सेल का सिग्मा कितना होता है पर इलेक्ट्रॉन 0.35। बोलो भाई आई बात है? अगर 2 होते तो दूसरा वाला इसको रिपेल करता ना, लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस सेल में इसके अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। इसका मतलब वैलेंस सेल में केवल वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं। इसका मतलब वैलेंस सेल में जो सिग्मा है वो 0 होगा। 0.35 × 0 इसलिए कर दिया क्योंकि उस एक इलेक्ट्रॉन को तो मैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन ही एज्यूम कर लिया हूँ और उसी में कैलकुलेट करने जा रहा हूँ मैं सिग्मा की। ठीक है, ऐसा समझो कि ये बच्चा क्या नाम है आपका? अभिनव, अविरल। अविरल ये न्यूक्लियस में हूँ, ये पहली रो n = 1, ये n = 3, n = 4, n = 4 को बिलोंग कर रहा है। अब 4 सेल में एक ही बच्चा बैठा हुआ है और मुझे उस पे निकालना है कि मेरा फोर्स उस पे कितना लग रहा है न्यूक्लियस के थ्रू। तो 4th सेल में उसके अलावा कोई दूसरा बच्चा ही नहीं है, तो इसका मतलब 4th सेल में तो कोई उस पे रिपल्शन लग ही नहीं रहा होगा, है ना। तो 0.35 इंटू क्या कर दूंगा 0। लेकिन अब इससे पहले वाली सेल में कितने बच्चे बैठे हैं? 4, तो चारों बच्चे उसको रिपल कर रहे होंगे। मान लो इलेक्ट्रॉन हो आप रिपल्शन मार रहे होंगे, तो 4 इंटू क्या कर दूंगा मैं 0.85, क्योंकि वैलेंस सेल के पहले वाली सेल n-1 सेल है और n-1 सेल का सिग्मा कितना होता है 0.85। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ बताओ इस वैलेंस सेल के पहले वाली n-1 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन से कितना सिग्मा डेवलप होता है 0.85। 8 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 8 × 0.85। कितना रिपल्शन लग रहा होगा n-1 के 8 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये देखो डायग्राम से समझ लो कि 8 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में लग रहा होगा 0.85। ये पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है n-1 सेल में, तो इनटू 8 कर दो। अब n-2 सेल के लिए बताओ कितना लिखोगे? n-2 में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और n-1 सेल में सिग्मा कितना होता है 1 यूनिट का होता है। ठीक है, अब इसके पहले कोई सेल ही नहीं है, तो नेट सिग्मा यहाँ से आ जाएगा। इसको जब आप निकालोगे तो इतना आएगा, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा तो कितना आएगा 8.8। ठीक है, तो ये तो सिग्मा आया, हमें तो जेड इफेक्टिव निकालना था। तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, और सोडियम का जेड एक्चुअल होगा 11, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, और माइनस सिग्मा कर दिया 8.8, तो उसका जेड इफेक्टिव कितना बचा 2.2। बात समझा नहीं? ये 2.2 इसको आप समझ पा रहे हो कि ये 2.2 हमें क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन के दिल से पूछा जाए कि बेटा इलेक्ट्रॉन बताओ तुम पे कितने प्रोटॉन का अट्रैक्शन लग रहा होगा, मतलब ये सोडियम एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, इस पे ये क्या फील कर रहा होगा, इस पे इसको क्या लग रहा होगा कि कितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। तो वो कह रहा होगा, उसका आंसर होगा कि केवल 2.2 प्रोटॉन, केवल 2.2 प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में उसपे फोर्स फाइनली लग पा रहा होगा, जबकि वास्तविकता में प्रोटॉन कितने 11 प्रोटॉन, उस पे 11 प्रोटॉन का लगना चाहिए फोर्स, लेकिन एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा है वो केवल कितने प्रोटॉन का 2.2 प्रोटॉन। हाँ बोलो। हाँ वो तो नंबर ऑफ एक्चुअल प्रोटॉन है, उसके न्यूक्लियस में एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में चार्ज ही डेवलप होगा, तो एक ही बात है। ठीक है, क्लियर? तो वैसे इस पे फोर्स लगना चाहिए जेडी मतलब 11 × E के बराबर, लेकिन लग कितना पा रहा होगा 2.2 × E, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ये फील कर रहा होगा कि इसको 2.2 प्रोटॉन मिलके खींच रहे हैं, जबकि सिचुएशन क्या है 11 प्रोटॉन है। बाकी फोर्स कहाँ गया? वो एक्चुअली रिपल्शन की वजह से रिड्यूस हो गया, कम हो गया। ठीक है ना? ये अब जैसे आप क्या करो पोटेशियम का जरा निकालो, ये आप लोग खुद से करोगे,
एक बार आप क्या करो, पोटेशियम का जरा निकाल के बताओ कि जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 लीजिएगा। एक उससे आप करिए, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ऐसे पूरा इसका ले डालिए और इसी स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग बताओ कितना है पोटेशियम का। टू 2.2 आ रहा है, मतलब सोडियम के बराबर आ रहा है, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। इससे एक आपको ये ट्रेंड समझ में आना चाहिए कि सेम ग्रुप के एलिमेंट का जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम, ठीक है। पोटेशियम का जब आपने निकाला होगा तो इतना ही आएगा, इसका सिग्मा आना चाहिए 16.8, 19 माइनस 16.8 करेंगे तो फाइनल जेड इफेक्टिव आएगा 2. ये आपने वैसे निकाल लिया होगा मेरे ख्याल से, कोई टेबल वाला डेटा यूज करके। ठीक है ना, आ रहा है ना। तो इससे हम लोग को ट्रेंड समझ में आना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। और ये जैसे मैंने लिख भी दिया है एल्कली मेटल में, लिथियम का निकालोगे तो 1.3 आएगा, सोडियम का निकाला 2.2, पोटेशियम का 2.2, रुबिडियम का निकालोगे तो भी 2.2 आएगा, सीजियम का 2.2। इसका मतलब अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम मूव करने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। हाँ, लिथियम से मैग्नीशियम में, लिथियम से सोडियम में थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो कांस्टेंट होगा। सेकंड से थर्ड पीरियड में मूव करने पे थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज होता है, लेकिन फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। तो उसको मोटा मोटा थ्योरी में ये बोलाता है कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप के अलोंग, जैसे ये तो मैंने एल्किल मेटल लिखे, ऐसे आप अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए भी करके देख सकते हो, या पी ब्लॉक का कोई ग्रुप लेके देख सकते हो, जेड इफेक्टिव वैल्यू कांस्टेंट आएगी सेम ग्रुप के लिए। इसका मतलब ग्रुप के अलोंग टॉप टू बॉटम मूव करने का जेड इफेक्टिव क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पीरियड के अलोंग देखें, है ना, किसी सेम पीरियड के अलोंग, तो पीरियड के अलोंग लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो जेड इफेक्टिव आता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। उसको आप समझ सकते हो कि क्यों इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे लिथियम से बेरिलियम गए आप, ठीक है, उसको सिंपली ऐसा समझो कि जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। तो जैसे ही आप लिथियम से बेरिलियम जाओगे तो जेड कितनी यूनिट से बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर, जेड तो पूरा एक यूनिट से बढ़ेगा ना अगर सेम पीरियड में जाओगे। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। तो लिथियम से बेरिलियम जाओगे तो जेड कितनी यूनिट से बढ़ेगा, 1 यूनिट। लेकिन बताओ सिग्मा कितनी यूनिट से बढ़ेगा, 0.35, क्योंकि लिथियम और बेरिलियम में डिफरेंस बस इतना होगा, इसमें लास्ट में आएगा 2s1, इसमें आएगा 2s2, एक इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंस सेल में पड़ेगा, और वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लगता है 0.35, मतलब सिग्मा की वैल्यू 0.35 होती है, मतलब सिग्मा बढ़ेगा 0.35 यूनिट से। तो दोनों का डिफरेंस देखें तो वो आएगा 0.65। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि पीरियड में जैसे ही आप एक एलिमेंट राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और कितनी यूनिट से बढ़ेगा, 0.65 यूनिट से जंप कर जाएगा। बेरिलियम से बोरॉन जाओगे फिर 0.65 बढ़ेगा, ये इनकी वैल्यूज लिखी हुई है। बोरॉन से कार्बन जाओगे फिर 0.65 से बढ़ेगा, ऐसे 0.65 रेगुलरली बढ़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पीरियड के लॉन्ग जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। हाँ, 90 में नहीं कर पा रहे हो, कुछ किया होगा, बताओ क्या किया। नहीं,
3p6 का कोरस आता है सर जब 3d4 आया तब चेंज होता ना 4s तो 3d के पहले कोरस आता है, पहले इलेक्ट्रॉन कोरस से फिल होंगे, तब वो भर जाएगा तब 3d की बारी आएगी, है ना? पहले 3d मत फिल करो। तो 3p6 के बाद कोरस बनाएगा इस पोटेशियम वाले। अच्छा देखो देखो इसका मैं लिख देता हूँ पोटेशियम का जब आप करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो कोरस, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो इसकी फोर्थ सेल कौन सी सेल हो जाएगी, n, ठीक है। इसकी थर्ड सेल ये पेनाल्टीमेट सेल मतलब n-1 सेल हो जाएगी, और बाकी सेकेंड और फर्स्ट ये सब मिला दो तो सब वो देखा जाए तो n-2 ऑनवर्ड्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर सेम हो जाता है सिग्मा, है ना। अब चलो निकालते हैं, पहले तो बेटा हम लोग को सिग्मा निकालना पड़ेगा, फिर वो माइनस करेंगे तब आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा निकालेंगे। तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, देखो वैलेंस सेल इसकी फोर्थ सेल है सेल, लेकिन फोर्थ सेल में बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है और वही हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस वैलेंस सेल को, इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल से लगने वाला जो फोर्स है वो 0 लग रहा है ना, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो 0.35 into 0 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स लग रहा होगा n-1 सेल का लग रहा होगा प्लस n-2 प्लस n-3 मिला के लग रहा होगा। अब देखो n-1 सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 + 2 8 है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन इनटू कितना करते हैं 0.5 8 है ना। अब n-2 और n-3 मिलाकर देखो 6 2 8 10 इलेक्ट्रॉन, और सबका नेट देखा जाए तो 1 ही होगा, और ये आप निकालो तो कितना आएगा 16.8 आना चाहिए, है ना। फिर जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा कर देंगे, तो ये 2.2, ठीक है ना। तो ये तो हाँ क्लियर हो गया। हाँ बोलो कुछ कह रहे हो बेटा। यस सर, सर रिपीट कर दीजिए कि 0.35 को 0 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है। हाँ देखो 0.35 को 0 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, तो वो इसलिए किया गया, देखो हम लोग के लिए टेस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा है जिसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके लिए सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो अकेला यही इलेक्ट्रॉन है ना। यस और इसकी वैलेंस सेल में इस इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पे तो हम लोग कैलकुलेट ही कर रहे हैं ना सिग्मा की वैल्यू, तो इसको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा क्या दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है फोर सेल में, नो सर नहीं है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में इसके अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसका मतलब वैलेंस सेल के रिस्पेक्ट में इस पे लगने वाला फोर्स 0 होगा, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खुद को थोड़ी ना रिपेल करेगा, यस है ना। अकेला इलेक्ट्रॉन मान लो अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन होते, तब मैं क्या करता, एक इसमें माइनस कर देता, एक को तो मैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लेता, तो जो बचा हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है उसके रिस्पेक्ट में निकाल देता, फिर कर देता 0.35 into 1। अगर सपोज 2 इलेक्ट्रॉन होते 4s2 का केस होता तो, ठीक है। तो उसका ये तरीका है कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हुआ करे उसमें पहले ही एक माइनस कर दिया करो और बचे हुए इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में निकालो। अब वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है 1 - 1 मतलब 0, इसलिए मैंने 0 ले लिया, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, वही तो बलि का बकरा है भाई, उसको तो निकाल रहे हैं ना सिग्मा की वैल्यू। चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ये ट्रेंड तो हाँ बता रहे, बताओ क्या बता। इसमें मेन बात बस इतनी है, आप ये ट्रेंड नोट करिए, ये ट्रेंड मेन है। ये ट्रेंड क्या कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे मूव करेंगे ना वैसे वैसे जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है ना पीरियड में। लेकिन अगर ग्रुप के अलोंग मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव क्या रहता है, है ना, वो ये दिखाया गया है कि कांस्टेंट
क्यों है ना, वो वैल्यू निकाल के दिखाई गई। ये सबका जेड इफेक्टिव लिखा हुआ है, एल्कली मेटल के लिए निकाला गया है, और किसी और के लिए भी निकालोगे तो वो इसी तरह से कांस्टेंट वैल्यू आएगी। हाँ, सेकंड से थर्ड पीरियड में थोड़ा सा स्लाइड चेंज आता है, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हुआ। सेकंड से थर्ड में थोड़ा सा स्लाइड चेंज आता है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं, उसको हम लोग थ्योरेटिकली कांस्टेंट अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट ले लेते हैं। हाँ हाँ, डिफरेंस जेड इफेक्टिव लिथियम का 1.3 है, बेरिलियम का निकालोगे तो 1.95 है, तो वो डिफरेंस इतना है ना, 0.65 से बढ़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, प्लस करते चले जाओ कि लिथियम का 1.3 है, इसमें 0.65 ऐड करो तो इसका आ गया, इसमें फिर 0.65 ऐड करो तो बोरॉन का आ गया, ऐसे 0.65 ऐड कर देता तो उनका निकलता चला जाएगा। सर कॉम्बिनेशन निकालोगे तो भी वही आएगा। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार वो फिर से बता दीजिए कि सर 0.65 ही कैसे बढ़ रहा है? 0.65 कैसे बढ़ रहा है, देखो उसको ऐसे देखो, जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता है, Z जेड माइनस माइनस है ना। अब देखो पीरियड में हम लोग जैसे ही लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे ही एक एलिमेंट राइट साइड मूव करते हैं, ऐसे लिथियम और बेरिलियम में समझ लो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, बेरिलियम का 4, तो आप बताइए जेड कितनी यूनिट से बढ़ गया है? 1 है ना, तो जेड 1 यूनिट से बढ़ गया है, बिल्कुल सही बात। लेकिन आप बताइए सिग्मा कितनी यूनिट से बढ़ा होगा, लिथियम से बेरिलियम मूव करने में सिग्मा कितनी यूनिट से बढ़ा होगा? वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखिए ना, 1s2 2s1 और बेरिलियम का 1s2 2s2, तो हुआ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ा बस उसकी सेकंड सेल में, और सेकंड सेल में एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में सिग्मा कितना होता है 0.35 है, मतलब सिग्मा की वैल्यू जो इंक्रीज हुई है लिथियम से बेरिलियम मूव करने में 0.65 यूनिट से बढ़ी, तो दोनों का डिफरेंस ही तो जेड इफेक्टिव है, उसका मतलब जेड इफेक्टिव कितनी यूनिट से बढ़ रहा है 0.65, 1 माइनस 0.35 कर दिए 0.65 यूनिट। हाँ यस हाँ, सेम सेम ग्रुप के एलिमेंट का जेड इफेक्टिव, वही तो यहाँ पे ट्रेंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि सेम ग्रुप के एलिमेंट में जेड इफेक्टिव अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहेगा कि सेकंड से थर्ड पीरियड में थोड़ा सा बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है पूरी तरह, तो उसको मोटा मोटा कांस्टेंट ही मानते हैं, पीरियड में लगातार बढ़ेगा ये 0.65, ठीक है। सर हर पीरियड में जेड इफेक्टिव 0.65 से ही बढ़ता है? हर पीरियड में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जहां पे डी, जिस पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे वहां पे वो 0.65 से नहीं बढ़ेगा, है ना, वो भी निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप कह सकते हो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड, क्योंकि सेकेंड थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक आते हैं, इनमें तो आप कह सकते हो कि सेकेंड थर्ड पीरियड में जेड इफेक्टिव 0.65 यूनिट से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आप फोर्थ पीरियड में जाओगे, फिफ्थ में आओगे, तो बीच में एस और पी के बीच में डी ब्लॉक आ, डी सीरीज आती है, और डी सीरीज में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन वो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड 0.65 नहीं होता है। तो फोर्थ फिफ्थ के लिए ये कहेंगे कि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, लेकिन ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि 0.65 यूनिट से बढ़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली 0.65 यूनिट से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यस सर। तो ये कह सकते हैं, तो देखो ये ओवरऑल ट्रेंड लिख दिया है मैंने यहाँ पे, वही ट्रेंड है कि पीरियड में तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है एस एंड पी ब्लॉक के लिए, यहाँ भी कंडीशन अप्लाई है, ये तो कांस्टेंट होता है वो केवल एस और पी में ही कांस्टेंट होता है, डी ब्लॉक में कांस्टेंट ग्रुप के अलावा नहीं होता है। डी ब्लॉक के लिए नीचे मैंने लिखा हुआ है, डी ब्लॉक में जैसे 3D सीरीज से 4D जाएंगे या 4D से 5D जाएंगे तो बेटा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव कांस्टेंट नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। एस और पी ब्लॉक में तो सही है, एस ब्लॉक मतलब कि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में तो कांस्टेंट है, उधर पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से 18 में भी कांस्टेंट है, लेकिन बीच में जो डी सीरीज है, तो जैसे ही किसी एक ग्रुप में 3D से 4D जाओगे या 4D से 5D जाओगे तो बेटा जेड इफेक्टिव
बढ़ता है, सिग्निफिकेंटली बढ़ता है, कांस्टेंट नहीं है। डी ब्लॉक में ये ऑर्डर है जेड इफेक्टिव का। डी ब्लॉक में 3D का सबसे कम, फिर 4D और फिर 5D, है ना। तो ये ओवरऑल ट्रेंड है, ये ओवरऑल ट्रेंड हम लोग को अगर इतना भी आप लोग याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिग्मा का कैलकुलेशन जरूरी नहीं कि आपसे पूछा जाए, है ना। वो मैंने आपको सिखा जरूर दिया, लेकिन बहुत रेयर है कि आपसे लेटर रूल पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। आपको ये ट्रेंड फाइनली याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपके बस इस इतने से ट्रेंड से ही हो जाएंगे अगर आपको ये ट्रेंड याद है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, फिर एक थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बात बताते हैं, जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन मॉडल, हाइड्रोजन हाइड्रोलाइज बेसिकली बोर मॉडल पढ़ा था। बोर मॉडल में कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे, है ना, जैसे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया था। तो जैसे रेडियस का फॉर्मूला था Rn = 0.353, है ना, इनटू n²/z, ठीक है। वो फॉर्मूला हम लोग बोलते थे केवल किस हाइड्रोलाइज, लेकिन उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप उसको मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए लगाना चाहते हो तो लग जाएगा फॉर्मूला, लेकिन आपको जेड की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उस मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का जेड, तो आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन लाइक बोर मॉडल के जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें जेड की जगह जेड इफेक्टिव रखना अगर शुरू कर दो तो वो सारे फॉर्मूले मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे एग्जांपल मैंने रेडियस का लिया हुआ, ऐसे वेलोसिटी का फॉर्मूला या एनर्जी के फॉर्मूले में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक। क्लियर है। चलो, तो ये हो गया, ये आपकी सीट का ही है कॉपी। हाँ क्या ये Rn y नहीं, R मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना, ये R है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। क्लियर। अब तो ये तो एक मैंने पिक्चर लिया था, वही सेम वही कहानी है। टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे इनर सेल इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, उसकी वजह से उसका जेड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है, ठीक है। क्लियर, बोलो भाई। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट की एक स्टेबल वैलेंसी होती है, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है, और वो अगर हमें हम लोग को पता है तो आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक, जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो वहां पे जो रिएक्शंस हैं वहां पे रिएक्शन में बहुत आपको हेल्प है। मतलब रिएक्शंस में कई जगह आपको अगर नहीं भी पता है पहले से और आपको थोड़ा भी आइडिया है ऑक्सीडेशन नंबर किसकी कौन सी स्टेबल होती है, तो आप उसमें प्रोडक्ट पहचान जाओगे, बना ले जाओगे कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट आप बता ले जाओगे, है ना। तो आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक इसमें इस टेबल में हम लोग को बताना है कि किस एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट स्टेबल होती है, ठीक है। देखो लिखा भी ऊपर है, फिल द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अभी ये आप लोग बस समझ लीजिए, क्योंकि आप अगर पूरी पीरियड टेबल बनाओगे वो काफी टाइम लगेगा, तो अभी बस आप देखते चले जाइए, फिर आप इसको अलग से कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। देखो इसमें जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल, तो एल्कली मेटल की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होनी चाहिए, है ना, +1, ठीक है। ये तो हम लोग वहीं पे पढ़ चुके थे, क्योंकि एल्कली मेटल जैसे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो नोबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, है ना। जैसे लिथियम का देखो तो 1s2 2s1 होता है, जैसे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 1s2 मतलब वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। जितने भी एल्कली मेटल है सबकी +1 मोस्ट स्टेबल होती है, सबकी +1 मोस्ट स्टेबल होती है। तो लिथियम से लेकर फ्रांसियम जितने भी एल्कली मेटल है सबकी कौन सी मोस्ट स्टेबल है, +1। तो इनके जो कंपाउंड भी बनते हैं ना वो +1 ही में बनते हैं,
इनके कंपाउंड भी जब आगे एल्कली एस ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि पोटेशियम लिथियम जितने भी कंपाउंड बनाएगा +1 में बनाएगा, सोडियम जितने भी कंपाउंड बनाएगा वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर में बनाएगा, 2 3 में कभी नहीं बनाएगा। ठीक। हाँ, हाइड्रोजन के लिए क्या कहानी है? हाइड्रोजन के लिए दोनों ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन कि वो किसके साथ अटैच्ड हो रहा है। कि हाइड्रोजन भैया मेटल के साथ भी बॉन्ड बना लेता है और नॉन मेटल के साथ भी जुड़ जाता है, डुअल बिहेवियर है इसका भैया। तो हाइड्रोजन के लिए लिख लो भैया कि अगर ये मेटल के साथ जुड़ रहा है, देखो इसकी दोनों ही स्टेबल होती है, डिपेंड करता है कि किसके साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। +1 इसकी अगर हाइड्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसकी +1 है ना। लेकिन हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, मेटलॉइड के साथ, तो माइनस। बोलो भाई। तो ये इसके आगे लिख देता हूँ नॉन मेटल, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन से ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन -1 मेटल के साथ या मेटलॉइड के साथ। तो देखना पड़ेगा कि वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। इसमें ऐसे एक ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज स्टेबल नहीं कह सकते, है ना, वो डिपेंड करेगा किस एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल जितने भी इन सब की कौन सी स्टेबल होनी चाहिए? +2 है। तो ये सब +2 में मोस्ट स्टेबल होते हैं, इन सब की स्टेबल ऑक्सीडेशन रीजन वही है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही वो नीडेस्ट नोबल गैस कॉम्प्लेक्स में अटैक करता है। ठीक है। इसके बाद ये जो डी ब्लॉक में जो पहली सीरीज है, ये हम लोग के मेन सिलेबस में है, तो ये इनके कंपाउंड भी हम लोग के सिलेबस में जब टर्म में जाओगे तो डी ब्लॉक में इन्हीं के कंपाउंड हम लोग को पढ़ने भी, तो इनके बारे में पता होना जरूरी है। इसमें देखो सचिन तेंदुलकर विराट क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, 10 एलिमेंट है ना। देखो इनको बीच में ऐसे करो, बीच में मैग्नीशियम पड़ रहा है, ठीक है, तो मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में मैग्नीशियम के राइट और मैग्नीशियम के लेफ्ट, मैग्नीज सॉरी मैग्नीज एमएल को मैग्नीज बोलते हैं, मैग्नीशियम तो एमक्यू होता है। ठीक है। इसमें एक एलिमेंट गलत छपा हुआ है, एनजी लिखा हुआ है जबकि सोडियम है, ये मिसप्रिंट है, मतलब इसको सही कर लेते हैं। आप कहोगे एनजी तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, बात बिल्कुल सही, सोडियम होता है, एमजी सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बेरिलियम के नीचे कौन सा होता है, एम की जगह एन प्रिंट हो गया है। अच्छा तो ये जो सीरीज है आपकी 3D सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक, तो मैग्नीज से पहले वालों में कहते हैं कि इनकी 3 स्टेबल होती है, मैग्नीज से पहले वालों में तो बड़ा मैग्नीज से पहले वालों में स्कैंडियम की 3 स्टेबल, वैनेडियम की 3 और क्रोमियम की 3। लेकिन टाइटेनियम मतलब तेंदुलकर है, तेंदुलकर मारेगा 4, तो तेंदुलकर की 4 मोस्ट स्टेबल है, तेंदुलकर की 3 में टाइटेनियम की 3 मोस्ट स्टेबल नहीं, 3 से ज्यादा स्टेबल 4 है। ठीक है, ऐसे आ रहा है। मैग्नीज की 2 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है, 2 भी स्टेबल है, 4 भी। अच्छा ये कैसे? इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, जिस मीडियम में रिएक्शन हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि मीडियम किस मीडियम में हो रही है, एसिडिक बेसिक। तो लिख लो 2 स्टेबल होती है एसिडिक मीडियम में, इसकी 2 स्टेबल होती है एसिडिक। अगर मान लो मैग्नीज की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो मैग्नीज +2 में जा रहा है, +2 में रहना चाहेगा। लेकिन मैग्नीज की रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में हो रही है तो कौन सा स्टेबल है? O। ठीक, मैग्नीज के आगे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर सबकी 2 स्टेबल है, कोई इसमें लफड़ा नहीं, सबकी 2 स्टेबल है, सबकी 2 मोस्ट स्टेबल। ठीक है, मैग्नीज के आगे वालों की सबकी +2 मोस्ट। ठीक है। अब जिंक के नीचे कैडमियम और मरकरी, तो जिंक फैमिली में सबकी 2 स्टेबल है, +2। ठीक है, लेकिन कॉपर की तो 2 स्टेबल है, कॉपर इन सिल्वर गोल्ड, बता सकते हो कौन से स्टेबल है? जी ये नोबेल मेटल है। एक चाहो तो यहाँ पे प्लेटिनम भी लिख सकते हो, बगल में प्लेटिनम की भी 0 स्टेबल, ये तीनों नोबेल मेटल, इनकी 0 मोस्ट। सिल्वर
गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब 0 में रहना चाहते हैं। ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में उतने स्टेबल नहीं होते जितना ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। ये ऑक्सीडाइज होना ही नहीं चाहते, कैसे कहने का मतलब, ये नोबेल एलिमेंट है, नवाबी एलिमेंट है, लखनवी एलिमेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये हो गए। अब आते हैं पी ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक भी बड़ा काम करता है। पी ब्लॉक में जैसे 13 हो गए बोरॉन 13, है ना, इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई पूछे तो हाईएस्ट होती है, याद करो, और मेरे पास ग्रुप नंबर -10 से हाईएस्ट का आइडिया लग जाता है। तो 13 ग्रुप की हाईएस्ट क्या होगी, 3 हो जाएगी, 13 - 10, और 13 - 10 से हाईएस्ट आ रही 3। तो शुरुआत के जो एलिमेंट है, फर्स्ट 3 एलिमेंट, उनकी तो 3 ज्यादा स्टेबल, बोरॉन की मोस्ट स्टेबल 3, उसकी उनकी हाईएस्ट वाली ही मोस्ट स्टेबल है। एल्युमिनियम की +3 मोस्ट, गैलियम के कंपाउंड +3 में बनते हैं, लेकिन जो नीचे के 2 हैं, इनकी हाईएस्ट से 2 यूनिट लेस वाली ज्यादा स्टेबल है। हाईएस्ट इनकी 3 है, इसमें 2 माइनस कर दो, 1, इनकी मोस्ट स्टेबल है +1। ऐसा क्यों, ये अभी एक पढ़ेंगे, इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट। इंडियम और थैलियम की 1 इसलिए स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये क्या होता है, अभी आगे आएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इनकी 1 ज्यादा स्टेबल, इनकी ऐसा नहीं कि 3 पे बनाते नहीं, बनाते हैं 3 में कंपाउंड, लेकिन मोस्ट स्टेबल इनकी 1 होती है। मतलब इनकी थैलियम +1 थैलियम +3 से ज्यादा स्टेबल होता है। टीएल थैलियम का टीएल, ये नीचे वाला थैलियम है, ऊपर वाला इंडियम है। हाँ, नहीं तो ऐसे याद कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। कार्बन फैमिली, हाँ, इसका अभी रीजन डिटेल में हम लोग समझेंगे। अभी बस यहाँ पे आप लिख लो इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पे लिख लो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट पीरियोडिक टेबल में 5 एलिमेंट में लगता है। ये 5 एलिमेंट को अलग से आप लोग थोड़ा लिख लीजिए। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। इनर पेयर इफेक्ट जिनमें एप्लीकेबल होता है, उनकी हाईएस्ट से 2 यूनिट लेस वाली मोस्ट स्टेबल हो जाती है ना, ये फंडा होता है। अब जैसे कार्बन फैमिली में आता है, चलो कार्बन फैमिली की ग्रुप नंबर 14 है, तो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, प्लस हो गया ना, 14 - 10 करो। तो ऊपर वालों की तो ठीक है भैया, ऊपर वालों की तो 4 स्टेबल, कार्बन के कंपाउंड 4 में ही बनते हैं, सिलिकॉन के भी 4 में मोस्ट स्टेबल, जर्मेनियम की 3 तक 4 में स्टेबल। लेकिन कार्बन फैमिली में जो सबसे लास्ट में एलिमेंट है, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है। इसमें 4 से 2 यूनिट लेस कर दो, मतलब इनकी लेड की 2 ज्यादा मोस्ट स्टेबल, लेड की हाईएस्ट मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन का प्लस। इसमें टिन में नहीं एप्लीकेबल होता है, इसमें लेड में, कार्बन फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल लास्ट वाले एलिमेंट में डोमिनेंट हो जाता है, तो इसमें 2 ज्यादा स्टेबल, ठीक है। 15 ग्रुप में सबकी 5 स्टेबल, लेकिन नाइट्रोजन की 0 लिख लीजिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के कंपाउंड आप ऐसे समझो, एयर में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा परसेंट में है, 79%, N2 के फॉर्म में, और N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। तो नाइट्रोजन की मोस्ट स्टेबल, हाईएस्ट मोस्ट स्टेबल नहीं होती है, नाइट्रोजन की 0 मोस्ट स्टेबल है, ये भी नवाबी वाली है, ठीक है। बाकी तो फास्फोरस +5, आर्सेनिक +5, लेकिन एंटीमनी बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है, तो 5 में 2 माइनस कर दो, इनकी 3 जाती है। रीजन वही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर। बस ये 5 ही एलिमेंट है जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट होता है, बाकी तो फिर आगे समस्या नहीं है। ऑक्सीजन की -2 मोस्ट स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा ऑक्साइड बनते हैं। बोलते हैं हर एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हो, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, ऑक्साइड तो सबके ही बनते हैं, और ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की -2, तो ऑक्सीजन की मोस्ट स्टेबल -2 है, बाकी सबकी सल्फर की +6, सेलेनियम की +6, टेलुरियम की +6, क्योंकि नेचर में जितने भी एलिमेंट है वो ऑक्साइड सभी बनाते हैं, है ना। जैसे आप कोई भी मेटल सोचो या नॉन मेटल सोचो, ऑक्साइड सबके बनते हैं। कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एक एलिमेंट में कई सारे ऑक्साइड बनते हैं, जैसे मैग्नीज से 7 ऑक्साइड बनते हैं,
MnO भी बनता है, MnO2 भी बनता है, Mn2O3 भी बनता है, Mn2O4 भी बनता है, Mn2O6 भी बनता है, Mn2O7 भी बनता है। तो मतलब ऑक्साइड तो मोस्ट प्राइमरी बनते हैं सभी के। ऑक्सीजन -2 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हैलोजन में सबकी माइनस है, हैलोजन में कोई समस्या नहीं, हैलोजन में सबकी मोस्ट स्टेबल माइनस है। नोबेल गैस है तो भैया जानते हो नोबेल है, इनकी सबकी 0 मोस्ट +6। अब वो मिसप्रिंट हो गया, वो लिखना भूल गया है लिखना था लिख लो, इसके से कौन आएगा, पोलोनियम। ठीक है, वो उसने ऐसा नहीं कि जानबूझ के नहीं लिखा, वो शायद मिसप्रिंट है, वो लिखना मिसिंग है। ठीक है, नोबेल गैस की सब 0, सारे नोबेल का 0 ऑक्सीडेशन नंबर में, ये मोस्ट स्टेबल। आल्दो जीनॉन के कुछ कंपाउंड बनते हैं लेकिन स्टेबल वो 0 में ही होता है, जीनॉन की भी मोस्ट स्टेबल 0 है। तो ये थोड़ा एक आपको आइडिया होना चाहिए कि इस एलिमेंट की स्टेबल कौन सी। ठीक है, अभी आगे जब पढ़ेंगे धीरे धीरे केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में अलग अलग टाइप के रिएक्शन है। जैसे जब आप S ब्लॉक पढ़ोगे तो इनसे ज्यादातर आपको टकराव होगा। ठीक है, P ब्लॉक पढ़ोगे तो इन ऑक्सीडेशन नंबर का पाला पड़ेगा, जब D ब्लॉक पढ़ोगे तब इनसे भी पाला पड़ेगा। मतलब पूरी इनऑर्गेनिक आगे वाली इनऑर्गेनिक में ये बहुत हेल्प करेगा। ये छोटा सा जो है टॉपिक, ये बड़ा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है इसको समझ लीजिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट की बेसिक डेफिनेशन पहले नोट डाउन कर लीजिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है नोट कर लीजिए। द inertness of NH2 orbital electron towards bonding is called inert pair effect. The inertness of NH2 orbital electron towards bonding is called inert pair effect. The inertness of NH2 orbital electron towards bonding is called inert. तो जब भी किसी एलिमेंट की वैलेंस सेल के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, n यहाँ वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल के s ऑर्बिटल के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है NH2 इलेक्ट्रॉन, ये जब भी बॉन्डिंग के टुवर्ड इनर्टनेस शो करने लगते हैं, मतलब बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब अभी एक्चुअली क्या है कि केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ोगे ना, वहां पे हम लोग सब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, तो वहां पे यही बात करेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना, वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं, है ना। ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जब आपस इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब ओवरलैप करता है तब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब किसी एलिमेंट में वैलेंस सेल के s इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के s के ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, मतलब वो बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं करते हैं, तो इस इफेक्ट को ही हम लोग थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब वो पूरा जो पेयर है, क्योंकि जो s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली पेयर के फॉर्म है ना, तो एक्चुअली s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन वो पेयर के फॉर्म है, तो वो पूरा का पूरा पेयर इनर्ट बिहेवियर शो करने लगता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं वो इलेक्ट्रॉन, है ना। और जब ऐसा होता है तो उस एलिमेंट में बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है। ऐसा केवल पीरियोडिक टेबल में 5 एलिमेंट हैं जिनमें देखने को मिलता है, केवल 5 एलिमेंट ही ऐसे हैं जिनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये इफेक्ट पीरियोडिक टेबल में केवल P ब्लॉक में ही एराइज होता है। कौन से 5 एलिमेंट है देखो, तो 13 ग्रुप जो बोरॉन फैमिली, उसके लास्ट के 2 एलिमेंट आप लोग याद रखिएगा, इंडियम और थैलियम, है ना। 14 ग्रुप में तो बस एक ही मिलेगा, लेड, और 15 ग्रुप में एंटीमेस्टर, इसको 2 पकड़ा जा रहा है। टोटल देखा जाए तो गिनती के 5 ही एलिमेंट हैं जिनमें ये चीज एप्लीकेबल होती है, जो ऊपर हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ी है। इनके जो वैलेंस सेल के s ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, जिससे उनकी 2 वैलेंसी कम वाली ज्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए उनकी 2 वैलेंसी कम वाली ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या है, जैसे कहीं पे थैलियम 1 लिखा हो +1 और थैलियम +3 लिखा हो, पूछा जाए कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोल दिएगा थैलियम 1 इज मोर स्टेबल थैलियम 3,
रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, इंडियम पर। ऐसे थैलियम में भी, थैलियम की +1 भी थैलियम की 3 से ज्यादा स्टेबल है। लेड में हाईएस्ट वैलेंसी होती है 4, लेकिन इसकी लोअर वाली ज्यादा स्टेबल, +2 ज्यादा स्टेबल, रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंटीमनी और बिस्मथ में भी उसकी हाईएस्ट तो 5 होती है, लेकिन इनकी 5 से 2 यूनिट लेस वाली, मतलब 3 वाली ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो रिजल्ट है यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो इस रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। 5 एलिमेंट आप लोग याद रखिए, इनकी लो हाईएस्ट से 2 यूनिट लेस वाली जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मोस्ट स्टेबल है ना। हाँ हाँ, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में ही ब्लॉक डिफाइन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको लग रहा है क्वेश्चन कैसे पूछा है एग्जाम में, देखो क्वेश्चन सिंपल वे पूछाएंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ, सेलेक्ट द स्टेबल कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर। हर एक पेयर में मैंने 2-2 कंपाउंड लिख दिए हैं और उनमें बताना है कि स्टेबल कौन सा है। जैसे पहले पेयर में InCl इंडियम क्लोराइड लिखा है और इंडियम का ट्राई क्लोराइड लिखा है। आपसे पूछ रहा ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो InCl है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये बात ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस बता सकते हैं। InCl में अगर आप इंडियम की ऑक्सीडेशन निकालोगे, क्लोरीन की -1 तो इंडियम की +1, और InCl3 में निकालोगे तो +3 आ रही होगी, है ना। और अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो रिजल्ट ऊपर हम लोग देखा ही था कि इंडियम +1 में ज्यादा स्टेबल है +3, तो उसके जो क्लोराइड होंगे या उसके जो ऑक्साइड होंगे या उसके जो ब्रोमाइड सल्फेट कुछ भी बना के दे सकता है, यहाँ पे मैंने क्लोराइड बना के दिए हैं आपको, वो सब किसमें ज्यादा स्टेबल होंगे, +1, ठीक है। इंडियम के सॉल्ट +1 ऑक्सीडेशन में ज्यादा स्टेबल है। ऐसा थैलियम क्लोराइड, थैलियम ट्राइक्लोराइड में ज्यादा स्टेबल, थैलियम ड्यू टू रीजन सब में एक ही लाइन है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। अगर कभी रीजन पूछा है तो वो एक ही लाइन में लिखना है, ड्यू टू इनर्ट पेयर। PbCl2 PbCl4 में PbCl2 बिल्कुल सही, क्योंकि लेड की 2 ऑक्सीडेशन नंबर 4 से आ रहा है। और बिस्मथ का कौन सा ऑक्साइड है स्टेबल है? हाँ, पहला वाला। इसमें बिस्मथ 3 ऑक्सीडेशन है, इसमें 5 ना, ये से 2 कम वाली है स्टेबल। बिस्मथ में भी इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट है ना। अगर इसी में वो मिक्स करके क्वेश्चन पूछ ले, जैसे पूछा था SnCl2 ज्यादा स्टेबल है कि SnCl4, तो tin में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं डोमिनेंट होता है, tin में तो हायर वाली ज्यादा स्टेबल होती है, इसमें SnCl4 ज्यादा स्टेबल, क्योंकि tin में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो जिनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट होता है उनकी ही लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। हाँ, जैसे आपसे कोई पूछो तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है कि कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्योंकि कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल है ना। कार्बन में थोड़ी ना कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो जिनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता उनकी तो हायर वाली ज्यादा स्टेबल P ब्लॉक में, है ना। लेकिन ये जो 5 एलिमेंट अभी हम लोग डिस्कस किए, इनकी लोअर वाली ज्यादा स्टेबल है, तो यही हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे वो ये एलिमेंट अगर किसी ऑप्शन में डाल देगा तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी लोअर ज्यादा है, ठीक है। तो ऊपर के ये जो फर्स्ट 2 4 वाले एग्जांपल है, इनका रीजन बस एक ही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, P2O4 स्ट्रक्चर उसका बनाने में दिक्कत आएगी, अगर उसका कोई, जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना केमिकल बॉन्डिंग में लुईस स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर में जो रूल्स होते हैं, जैसे कुछ रूल ऑक्टेट रूल वगैरह पढ़ेंगे, वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं। कई सारे मॉलिक्यूल इसीलिए नहीं एग्जिस्ट कर पाते हैं कि उनमें लुईस रूल या जो भी ऑक्टेट रूल है वो पूरी तरह वैलिड नहीं होते हैं। C2O4 को बनाने में दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी, लुईस जब रूल लगाओगे ना तो सबके लिए वैलिड है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो कार्बन का नहीं हो पाएगा, कार्बन का कंप्लीट होगा तो ऑक्सीजन का नहीं हो पाएगा, इस तरह की दिक्कत आएगी, ठीक, क्लियर है बात? वो केमिकल बॉन्डिंग शुरुआत में पढ़ोगे तो वहां पे इस तरह के एग्जांपल आप लोग को बताए जाएंगे।
तो ये तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। पहले कुछ चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना पढ़ा है थोड़ा सा उसका रिवीजन हो जाए, है ना, तो ज्यादा बेटर है। जैसे क्वेश्चन नंबर C3, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड। गोल्ड की स्टेबल 0, ठीक है। गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर, ये तीन बेटा याद रखना, ये सब नोबेल मेटल है, ये सब नवाबी मेटल है, नोबेल मेटल है, और बेटा इनकी मोस्ट स्टेबल 0 होती है, इसलिए मैं कॉस्टली भी बिल्कुल सही है, तो इनकी वैल्यू ठीक है, ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं ना, एटीट्यूड में रहने वाले हैं लोग, ठीक है। चलो आगे C7 क्या है? C7 में इलेक्ट्रॉन्स ऑफ विच सबसेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में किस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना? तो अभी मैंने पढ़ा कि ns ऑर्बिटल और n, अब देखो थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो समझ में आएगा कि देखो ये जो एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे इंडियम हो गया, हेलियम हो गया, इनका पीरियड क्या है जरा देखो। जैसे देखो बोरॉन का पीरियड 3rd है, इसका 4th है, इसका 5th है, इसका 6th। तो इंडियम में जो इनर्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो उसके 6s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन जो इनर्ट बिहेवियर से कर रहे हैं। लेकिन थैलियम में 7s, क्योंकि उसकी वैलेंस 7 है ना, थैलियम, लेड और बिस्मथ तीनों की वैलेंस 7 है, तो उनका कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग के टुवर्ड्स इनर्टनेस शो कर रहा होगा? 7s। यही 2 ऑर्बिटल होते हैं जो इनर्ट पेयर इफेक्ट में बॉन्डिंग के टुवर्ड्स इनर्टनेस शो करते हैं। अब ये देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या पड़ा, अगर उसने 6s लिख रखा है तो भी सही हो जाएगा, और अगर उसने 7s लिख रखा है तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि उसने कोई नाम तो बोला नहीं है, कोई इंडियम, थैलियम, लेड करके नाम नहीं दिया, उसने जनरल पूछा है मेरे ख्याल से। देखो ये क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, C7 वाला, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ विच सबसेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो जनरल पूछ रहा है। तो 6s होगा तो वो सही हो जाएगा, 7s होगा तो वो सही हो जाएगा। इसने केवल 6x ही डाला है, 7s ऑप्शन में डाला ही नहीं, बस एक टिक मारो। लेकिन अगर इसमें अच्छा MCQ बन सकता था, एक ऑप्शन में डाल देता 6s, एक में डालता 7s, दोनों सही हो जाते। ठीक है, बात आ रही है समझ में? इनर्ट पेयर इफेक्ट 6 पीरियड के एलिमेंट में या तो डोमिनेंट होता है या 7 पीरियड। इसके बाद 9th वाला, ये आप लोग बताइए, चलो एलिमेंट ऑफ विच पीरियड शोज मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट? 6 वैसे मैक्सिमम तो 7 पर है, लेकिन 7th ऑप्शन ही नहीं डाला उसने। मैक्सिमम इनर्ट पेयर सबसे नीचे वाले में होता है, लेकिन अब उसने 7th आंसर नहीं डाला है, तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 पीरियड से ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है 7 पीरियड वालों का, लेकिन अब उसने 7 डाला ही नहीं है, तो क्या करोगे? 6 आंसर। सर इनर्ट पेयर वाला सर 5 और 6 में आएगा ना सर, 6 और 7 में था। हाँ क्या करें बेटा? सर वो 5s और 6s हुआ नहीं, 5th पीरियड वाले एलिमेंट में नहीं होता इनर्ट पेयर इफेक्ट, 5th वालों में होता ही नहीं है, 6th वाले पीरियड वाले एलिमेंट में होता है, या उसके नीचे वाला 7th में होता है। सर पीरियोडिक टेबल में। हाँ पीरियोडिक टेबल सर इंडियम 5th पीरियड में आएगा। हाँ, किसका पीरियड पूछ रहे हो? सर इसमें इंडियम सर 5th पीरियड में है। नहीं नहीं, इंडियम का पीरियड 6 है। सर मेरे पास बुक खुली है, सर इसमें 5 बता रहा है। एक बार जरा चेक करो, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इंडियम का पीरियड आ रहा है 5th पीरियड, और थैलियम का आ रहा है 6th पीरियड। हाँ, पीरियड इंडियम का 5th है और थैलियम का 6th है, और इनमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट किसमें हो जाएगा? 6th पीरियड।
है ना। हाँ ठीक है, पीरियड वाई वो 5th 6 है, पीरियड वाई वो क्या है 5th एंड 6। ठीक ठीक, इसको सही से लिख लो, 5th एंड 6। ठीक है, वो 7 लग रहा है ना, 7 है नहीं, वो 6 है। ठीक है, तो आंसर इसमें 6 हो जाएगा। ठीक है, clear? और अच्छा ये वाला भी बता दो आप लोग, C9 in which of the following element +3 oxygen state more stable than +5? किसी +3 +5 से ज्यादा स्टेबल है, बिस्मथ ना। ये सारे नाइट्रोजन फैमिली के ही हैं, है ना। देखो फास्फोरस की मोस्ट स्टेबल थी +5, आर्सेनिक की +5, नाइट्रोजन की मोस्ट स्टेबल तो 0 होती है, और बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट होता है, इसकी 3 बेटा 5 से ज्यादा स्टेबल। ये डी के लिए मैच कर रहे हैं, है ना, मतलब वैलिड हो जाएगा। ठीक, क्लियर। एक ये और बता दो तो भैया, ये आया हुआ है क्वेश्चन JEE 2010 में आया है, एडवांस के पेपर में आया है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, कहीं आप लोग अटेंड करें। इसमें एक हेलियम 2 बार लिख दिया है, तो इसको हटा दीजिए, ये लास्ट वाला हेलियम हटा दीजिए, 2 बार प्रिंट होगा, बाकी हेलियम 2 बार लिख दिया है। Among the following, the number of elements showing only one non-zero oxidation. ये कहना क्या जा रहा है, only one non-zero oxidation, इसका मतलब बताओ क्या है। ऐसे एलिमेंट जो क्या शो कर रहे हैं, ओनली वन, जीरो के अलावा एक ही शो कर रहे हैं। जीरो तो सभी शो करते हैं, जीरो के अलावा एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में ही वो एग्जिस्ट करता है। बताओ आंसर आप ही लोग बताना है ना। जीरो के अलावा नॉन जीरो वाली केवल एक ही ऑक्सीडेशन, इसके अलावा 2 नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ना हो, 2 या 2 से ज्यादा ना हो। ठीक है, एक तो सही बताया। हाँ, एक क्लोरीन नहीं भाई, जीरो को छोड़ते हुए केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट ही वो शो कर रहा है। नाइट्रोजन में तो वेरिएबल होती है, -3 से +5 सारी शो करते हैं, वो स्टेबल उसकी 0 होती है मोस्ट स्टेबल, लेकिन उसके कंपाउंड -3 से लेकर, जैसे अमोनिया में -3 है, नाइट्रोजन का कंपाउंड NO ले लो, NO में +2 है, NO2 में +4 है, N2O5 में +5 है। नाइट्रोजन तो जबरदस्त वेरिएबल ऑक्सीडेशन पर हो जाता है। हाँ, वो सिंपल है, देखो पी ब्लॉक में बिल्कुल सिंपल है, जो ग्रुप नंबर पी ब्लॉक में कोई भी ग्रुप नंबर -10 कर दो तो उसकी मैक्सिमम आ जाएगी, और ग्रुप नंबर -18 कर दो तो उसकी मिनिमम आ जाएगी। पी ब्लॉक हम सबका लिख सकते हैं, नहीं डी ब्लॉक ये फॉर्मूला नहीं चाहिए। डी ब्लॉक में भी वेरिएबल होती है, लेकिन देखो उसका तरीका है, सचिन मतलब स्कैंडियम की और लास्ट में जिंक की फिक्स होती है, स्कैंडियम की ओनली +3 और जिंक की ओनली +2, बीच की सबकी वेरिएबल है, बीच में सबकी वेरिएबल है। देखो इसमें आंसर क्या होगा, देखो ऑक्सीजन की तो भैया बहुत सारी होती है ना ऑक्सीडेशन नंबर, हम लोग -2 पढ़ते हैं ऑक्साइड के केस में, -1 पढ़ते हैं पर ऑक्साइड के केस में, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है, तो इसका मतलब ये आंसर ऑक्सीजन तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके नॉन जीरो में बहुत सारी ऑक्सीडेशन। क्लोरीन में याद करो 17 ग्रुप में मैंने बताया था, ये मिनिमम होती है -1 और मैक्सिमम +7 तक जाती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके सारे कंपाउंड में फ्लोरीन की ओनली क्या होती है -1, तो हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन की फिक्स होती है, वेरिएबल नहीं होती। तो एक तो ये पकड़ में आ गया भाई, फ्लोरीन। नाइट्रोजन की बेटा वेरिएबल होती है, -3 से लेकर +5 की रेंज में सारी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर देते हैं।
फास्फोरस भी सेम वैसा ही कहानी है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली बिलोंग कर रहा है। टिन में अभी हम लोग देखा कि टिन में 2 भी शो कर रहा था, 4 भी शो कर रहा था, है स्टेबल 4 थी, वो बात अलग है, लेकिन नॉन जीरो में तो दोनों ही शो कर रहे हैं ना। 2 और 4 थैलियम में भी अभी देखा कि थैलियम +1 पे भी बना रहा है, +3 में स्टेबल +1 में, लेकिन शो तो दोनों ही कर रहा है। सोडियम 0 के अलावा केवल +1 में ही शो करते हैं ओनली। तो केवल हमें 2 एलिमेंट पकड़ने आ रहे हैं, एक हमारा नहीं नाइट्रोजन में टिक नहीं लगा, एक हमारा क्लोरीन और दूसरा सोडियम। ये केवल 2 एलिमेंट है जो केवल एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इंटीजर टाइप में आंसर इसका हो जाएगा 2। इंटीजर टाइप में आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका 4 है। तो ये नोट करिए आप। क्लियर हो, बात आ रही है सर? तो हेलोजन में भी एक तो आपका हो गया फ्लोरीन, है ना, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, फिक्स होती है, ऑलवेज -1। और एल्कली मेटल में सबकी फिक्स होती है, सोडियम पोटेशियम कुछ भी लिख देता सब सही होता है। बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल में सबकी फिक्स होती है, ठीक है। डी ब्लॉक में बस ध्यान रखना कि पहले वाले की और लास्ट वाले की, एक तो स्कैंडियम की फिक्स होती है, लास्ट में जिंक की फिक्स होती है, बाकी सबकी वेरिएबल होती है। पी ब्लॉक में 3 एलिमेंट की फिक्स होती है, क्लोरीन की, बोरॉन की, एल्यूमिनियम, बाकी सबकी वेरिएबल होती है, ठीक है सर। हाँ बोलो बेटा। सर पी ब्लॉक में फ्लोरीन की, बोरॉन की, सर और किसकी फिक्स होती है? एल्यूमिनियम। पी ब्लॉक में 3 एलिमेंट के लिख लिए कि फिक्स ऑक्सीडेशन, उनकी वेरिएबल नहीं होती, क्लोरीन की, बोरॉन की और एल्यूमिनियम, इनके अलावा सबकी वेरिएबल होती है, मतलब सब एल्यूमिनियम बोरॉन हमेशा +3 शो करता है, ओनली +3, एल्यूमिनियम भी ओनली +3, है ना। पी ब्लॉक में 3 एलिमेंट की फिक्स होती है। तो ये बात हो गई ऑक्सीडेशन नंबर की, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। अब देखो एटॉमिक रेडियस डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल सा टर्म है। देखो किसी भी एटम में न्यूक्लियस से, ये जैसे न्यूक्लियस है और उसकी जो वैलेंस सेल है, इसके बीच का अगर ये जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग ये निकाल लें, कैलकुलेट कर लें, तो ये जो भी आएगी वो उस एटम की क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस, है ना। एटॉमिक रेडियस की डिफिनेशन सिंपल है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। न्यूक्लियस से वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, यही उस एटम की रेडियस है, ठीक है, इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। The distance between nucleus and valence cell electron cloud is known as atomic radius, ठीक है। तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस को थ्योरेटिकली 3 तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, इसको 3 अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो एटॉमिक रेडियस को 3 नए नाम दे दिए जाते हैं, 3 अलग नेम से इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा है मेटालिक रेडियस, तीसरा है वान डेर वाल्स रेडियस। तो किसी एटम रेडियस को इनमें से ही किसी एक टर्म से एक्सप्रेस किया जाता है, या तो उसकी रेडियस को कोवेलेंट रेडियस के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, या मेटालिक रेडियस के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, या फिर वान डेर वाल्स रेडियस, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो ये टाइप ही है 3 तरह के, कोवेलेंट, मेटालिक, वान डेर वाल्स। नहीं, वो दीवार वाली वॉल, ये साइंटिस्ट का सर नेम है, वान डेर वाल। तो WALL मत लिख देना, वॉल दीवार वाली वॉल नहीं है, ये वॉल है ना, साइंटिस्ट का सर नेम है वो। चलो तो ये 3 रेडियस है। अच्छा, ये जो रेडियस है इसको मीजर कैसे करें, देखो
डिफिनेशन में जितना सिंपल सा टॉप टर्म लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इसको एक्सपेरिमेंटली निकाल पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि देखो एटम बहुत छोटा होता है। एटम अगर इतना बड़ा हो तो ऐसा हम लोग इंची देख लेंगे, मीटर लिखना मीटर, ठीक है। लेकिन एटम इतना छोटा होता है कि इसको बता पाना भी माइक्रोस्कोप के बिना देख भी नहीं सकते हैं। उसकी रेडियस निकाल पाना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना। एटम ही इतना छोटा है, उसकी रेडियस निकाल पाना थ्योरेटिकली समझ बोलने में तो अच्छा लग रहा है, बट वो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। तो उसके लिए बेटा 3 तरह की टेक्निक्स अब तक डेवलप हुई हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग किसी एटम की रेडियस को निकाल सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है, मेथड्स हैं। एक है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, है ना। इसमें हम लोग एक्सरेज इंसिडेंट कराते हैं। जिस एटम की रेडियस निकालनी होती है ना, उसके सैंपल के ऊपर एक्सरे पास करानी होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के इसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक भी होती है। एक सबसे मोस्ट मॉडर्न टेक्निक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की सबसे एडवांस टेक्निक है आजकल। मतलब सबसे करेक्ट वैल्यू यही देती है। एटॉमिक रेडियस की सबसे मोस्ट करेक्ट वैल्यू जो मिलती है वो इसी टेक्निक से मिलती है ना। कहीं भी किसी भी एटम की रेडियस अगर लिखी मिल जाए तो समझ जाइए वो इसी टेक्निक से निकाली गई है, सबसे मोस्ट एडवांस टेक्निक है ना। ये टेक्निक का डिटेल हम लोग के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये बहुत एडवांस टॉपिक्स हैं। ये जेई के सिलेबस से बाहर की बातें हैं, है ना। ये जब आप लोग बीटेक करोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आगे जब आप बीटेक करोगे जब ये मतलब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। बीटेक में एक सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। अभी 12th या जेई के सिलेबस में ये टेक्निक नहीं है, लेकिन ये जो 3 टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं इनके बारे में डिटेल दिया गया है। इक्विवेलेंट रेडियस क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ये सब बातें हम लोग के सिलेबस में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेडियस। सबसे पहली इक्विवेलेंट रेडियस। तो इसके नाम में क्या छुपा हुआ है, इक्विवेलेंट। तो इसके नाम से थोड़ा सा याद रखना कि ये जो रेडियस है ये केवल कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन है ना। ये कोवेलेंट इसीलिए इसके आगे लगाया गया है, इससे आपको क्लिक करना है तुरंत कि दिस रेडियस इज ओनली डिफाइंड फॉर कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ऐसे मॉलिक्यूल जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है उनकी रेडियस को हम लोग जो निकालते हैं, उस रेडियस को ही हम लोग थ्योरी में क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। अब देखो ये तो खास बात है कि देखो जो प्रैक्टिकल बात है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे हाइड्रोजन एटम रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो क्या मुझे हाइड्रोजन एटम नेचर में मिलेगा? अकेला H एटम मिलेगा नहीं। मुझे कुछ भी मिलेगा तो उसका मॉलिक्यूल मिलेगा। मुझे H2 मिलेगा, मीथेन मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन के भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल मिलेंगे, लेकिन अकेला हाइड्रोजन कभी पकड़े में नहीं आएगा, क्योंकि वो एटम फ्री स्टेट में क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस एटॉमिक स्टेट में मिल जाती है, अदरवाइज तो कोई एटम एटॉमिक स्टेट में मिलता ही नहीं। तो समस्या ये है कि एटम एग्जिस्ट नहीं करते एटॉमिक स्टेट में। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं उनकी रेडियस, तो हम लोग एक्चुअली रेडियस उसके मॉलिक्यूल से निकालेंगे, क्योंकि नेचर में जो अवेलेबल है उसका मॉलिक्यूल अवेलेबल है ना। तो ये जो कोवेलेंट रेडियस निकाली जाती है वो किसी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल से निकाली जाती है ना। क्लियर? अच्छा, जैसे इसमें एग्जांपल मैंने ले लिया डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल ले लिया डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे H2, F2, Cl2, Br2, ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो H2 में अगर देखें तो 2 हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है ना, HH के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा। या F2 में देखो तो 2 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, फ्लोरीन में 2 Cl। अब मुझे केवल एक एटम, एक हाइड्रोजन एटम की सपोज रेडियस लिखता है, तो उसको देखो निकाला कैसे आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस एटम की रेडियस निकालनी है उसी का होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। मुझे केवल H की चाहिए, तो H तो मिलेगा नहीं, तो मैं H2 ले लूंगा। मुझे केवल अगर फ्लोरीन एटम की रेडियस है, तो अकेला फ्लोरीन कहाँ मिलेगा, तो मैं उसी फ्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लूंगा सैंपल में। तो जैसे मैंने H2 गैस ले लिया, ठीक है। और ये जो बगल में डायग्राम है वो ये बताया जा रहा है कि जैसे H2 में जो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो एटम के दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। ये तो पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन से, अच्छा इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट है? अब हम लोग भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर पर इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट में रहते हैं कि ऑर्बिटल में?
एडवांस थ्योरी फॉर ऑर्बिटल का पार्ट है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने का मतलब ही यही कि उनके ऑर्बिटल आपस में शेयर कर रहे हैं, उनके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर कर रहे हैं। तो वो इस डायग्राम में ये दिखा दे रहा है कि एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप। मतलब दो आप फुटबॉल सोचो, बड़े बड़े फुटबॉल है और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब वैसे तो फुटबॉल टकराओगे तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आप इमेजिन करो कि दो फुटबॉल हैं और ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला एरिया जो है वो दोनों का कॉमन है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो दोनों का कॉमन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हाइड्रोजन में देख लो या क्लोरीन में तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर हम लोग ने 3 टेक्निक पढ़ी है, ये वाली टेक्निक, इन टेक्निक से क्या करते हैं, ये जो भी दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर रहे हैं, ये बड़ा वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, इनके न्यूक्लियस के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये एक्सपेरिमेंटली मेजर कर देते हैं। ये जो ऊपर की 3 टेक्निक है ना, ये हमें एक्चुअली उन एटम जो आपस में कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम उनके बीच न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है ये वैल्यू दे देते हैं। उन टेक्निक से हम लोग ये वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। कौन सी वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, है ना। जैसे ये पहला हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, उनके न्यूक्लियस के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेते हैं। इसी को एक्चुअली बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, इसी को बॉन्ड लेंथ भी बोला जाता है। तो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ हम लोग मेजर कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में क्लोरीन में ये बॉन्ड लेंथ कितनी आती है, कैलकुलेट करने पे ये आती है 198 पिकोमीटर, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एटम की रेडियस चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है उसका हम लोग जस्ट हाफ कर देंगे, ठीक है। और उसकी जो हाफ है तो 198 का हाफ कर देंगे तो ये 99 आएगी। वो हम लोग क्लोरीन की क्या बोल देते हैं, कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। तो कोवैलेंट रेडियस जो है वो एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय 2, मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम इज डिफाइंड एज कोवैलेंट रेडियस। पिकोमीटर, ये वो कम छोटी छोटी डिस्टेंस होती है तो पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम इसमें भी किया, ठीक है ना। लेकिन इस डायग्राम में एक बात जरा देखो, गौर करो, अगर हम लोग ये न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं और उसका आधा कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस एक्चुअली आ कितनी रही है, कितनी आ रही, जबकि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो एटम की रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है ना। ये वाला एटम देखो तो इसकी रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन बॉन्ड लेंथ का जो आधा वैल्यू आ रही, हाफ वैल्यू, वो एक्चुअल थोड़ी सी कम आ रही है। तो ये ध्यान रखना कि कोवैलेंट रेडियस एक्चुअल रेडियस से थोड़ी सी स्मॉलर होती है, लेकिन एक्चुअल निकालने का और कोई तरीका हमारे पास है नहीं, अकेला क्लोरीन एटम हमें कभी मिलेगा नहीं। तो हम लोग बॉन्ड लेंथ मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो मेजर करके हाफ निकाल लेते हैं और अप्रोक्सीमेट वही क्या मान लेते हैं, एटॉमिक रेडियस, उसी को कोवैलेंट रेडियस बोलते हैं। लेकिन एक डायग्राम से एक बात ये क्लियर हो चाहिए कि एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी स्मॉलर होती है एक्चुअल से, है ना। तो यही इसकी डेफिनेशन है, कोवैलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लिया ऑफ टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, ठीक है। तो अब आगे चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। बॉन्ड तो नहीं दिखते एक्चुअली, बॉन्ड का जो शैडो होती है, मतलब बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो दिखता है, बॉन्ड पेयर का क्लाउड दिखता है, क्योंकि जहां पर बॉन्ड पेयर होता है वहां पर क्लाउड डेंस हो जाता है बीच वाले पोर्शन में। तो वो ये समझ में आता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर पे लाई कर रही है, तो वहां पे दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में बॉन्ड बनता है ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इस वीक में डिस्कशन भी करना है मुझे सीट का, है ना, उसकी मोल कॉन्सेप्ट का और एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो मैं आपको टाइम बता दूंगा किस दिन करूंगा डिस्कशन, ठीक है। फिर आप लोग तैयार रहिएगा, लेकिन मैं एक दिन पहले ही ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। चलो तो फिर मैं